भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, दिनेश लाल यादव ने भी अच्छा काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नीचे का जो संगठन है वो चोर है। उस बहुजन समाज पार्टी का ऊँट भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ, उसका कारण नीलम सोनकर स्वयं है। जनता जो ऊँट उनको देती थी उन्होंने दिया, वो जनता ने दरोगा प्रसाद सरोज जी और चुनाव तो जीत गए हैं, तो जो लड़ता है वही जीतता है, लेकिन जीतने वाले यहाँ से अब तक जितने लोग भी सांसद बने किया 100% अगर यादव मान लिया जाए, 100% में कई परसेंट यादवों का उन्होंने काम किया, 10%, 20%, 80% तो इसे मार खा रहा है। अब संविधान बदल देंगे, अरे भाजपा क्या कोई भी सत्ता आएगी, संविधान बदलने की हैसियत नहीं। 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, संविधान बदल देगा कोई? नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं। लेकिन अनावश्यक बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक न्यूज, संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के विस्तारा ग्राम सभा में। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए नेताजी, हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी को चुने जाने पर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं अपने देश में। हम इनसे बातचीत करेंगे मोदी जी को लेकर के। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी, अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। अपने देश के लिए वो क्या क्या विकास कर सकते हैं, नेताजी इसके बारे में बताइएगा। हमारे देश के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विकास कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर ही केवल विजन है। आज के युग समय पर भारत के अंदर अगर कोई ईमानदार नेता है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके पीछे जो विपक्ष पड़ा रहता है, अनावश्यक पड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी कमाई को लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। जी, ऐसी क्या वजह रही है कि आजमगढ़ से दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, दिनेश लाल यादव ने भी अच्छा काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नीचे का जो संगठन है वो चोर है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं उनमें जातिवाद भरा हुआ है। जातिवाद के कारण वोट क्रॉस होने के कारण दिनेश लाल यादव चुनाव हारे, जिसका खामियाजा आजमगढ़ भी भुगतेगा ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इन लोगों का कार्य यही है, जब ये लोग सफल होते हैं तो तानाशाही उतर जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और जिनको ये पैदा करते हैं वही इनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। क्योंकि अराजक व्यक्ति जो होता है सिर्फ एक को नहीं रोकता है, जो रोकता है तो सबको रोकता है। यही कारण था जिसके कारण दिनेश लाल यादव हारे। और यहाँ पर नीलम सोनकर कैंडिडेट के रूप में रही सांसद जरूर, लेकिन उनकी निष्क्रियता पिछले 5 साल में जनता के बीच में नहीं रहना, पब्लिक को रास नहीं आ रही थी। और ऊँट इकट्ठा होना, कुछ बहुजन समाज पार्टी का ऊँट भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ, उसका कारण नीलम सोनकर स्वयं है। जनता जो ऊँट उनको देती थी उन्होंने दिया, वो जनता ने उसको दिया है। लेकिन ऊँट जब इकट्ठा होता है, स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में ऊँट का ही महत्व है, और ऊँट के कारण चुनाव हारने का कारण बना। यहाँ के वर्तमान सांसद कौन है? वर्तमान सांसद पूर्व सांसद भी रहे हैं माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी और चुनाव तो जीत गए हैं, तो जो लड़ता है वही जीतता है, लेकिन जीतने वाले यहाँ से अब तक जितने लोग भी सांसद बने सबकी स्थिति यही रही कि वो कम से कम अतरौलिया विधानसभा से तो नगड़ के रूप में मिलना जुलना रहा है लोग, क्योंकि ये लोग लालगंज की साइड से जीतते रहे हैं, और लालगंज के लोग अक्सर यहाँ पर जनता के बीच में इन्हें गिने लोगों के बीच आते हैं, जिससे आम मतदाता भी नाराज रहता है। जी, यानी जब तक इलेक्शन का टाइम रहता तब तक तो आएंगे जनता के बीच में, जब जीत जाते हैं तो इन लोगों का पता ही नहीं चलता है। जैसे आजमगढ़ से धर्मेंद्र जी जीते हुए हैं, धर्मेंद्र जी क्या रहेंगे जनता के बीच में? अब धर्मेंद्र जी तो सैफई से आए हैं जी, और सैफई तो जाना निश्चित है जी। अब वो कितने बड़े लोगों के मरने में आते हैं, कितने बड़े लोगों के शादी विवाह में आते हैं। इसके अलावा मत देने वाला व्यक्ति जो आम मतदाता है, जिसके पास पैसा इतना नहीं है जो सैफई जा सके, उस बीच में तो कतई पहुंचना असंभव। वैसे भी सांसद के लिए बड़ा क्षेत्र होता है, लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन आम मतदाता अगर आजमगढ़ उस सांसद रहता है तो कम से कम आम मतदाता वहां तक पहुंच जाता है, अपनी बात को कह लेता है। लेकिन धर्मेंद्र जी को खोजने सैफई तो जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं जा पाएगा। यहाँ से साइकिल चलाकर आजमगढ़ आदमी जा सकता है, लेकिन यहाँ से सैफई साइकिल चला करके तुरंत थोड़ी पहुँच जाएगा। तो धर्मेंद्र जी का जीतना
जीत हार तो जनता करती है, उनको बधाई है, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाएंगे। उसके दो कारण है। प्रथम तो ये है, प्रदेश में उनकी सरकार भी नहीं है, केंद्र में भी उनकी सरकार नहीं है। उनको जीतने के बाद केवल एक रणनीति तय करने पर दिमाग ये लोग लगाएंगे कि अगला चुनाव हम कैसे इनका डिस्टर्ब करें, उसी पर अपना सारा फोकस करेंगे, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। खरीदारी करने का इन लोगों की आदत है, गुंडागर्दी करवाने की आदत है, गुंडों को पालना, गुंडों से काम अपना करवाना इन लोगों की मूल आदत है। बाद में जनता को पता लगता है, जब बाद में पता लगता है तब तक तो काम खत्म हो जाता है, 1 सेकंड में वोट पड़ता है, 5 साल के लिए जनता फेल हो जाती है। खुद उनका जो कोर वोट है उसमें अगर देखा जाए, धर्मेंद्र जी तो मान लीजिए आए प्रचार करने, तो मैं भी सुनता था तो लोग कहते थे हमने बहुत काम किया। उनके परिवार के लोग भी कहते थे बिरादरीवाद के नाम पर कि हमने इतना काम किया, लेकिन काम क्या किया, कै परसेंट लोगों के लिए किया। 100% अगर यादव मान लिया जाए, 100% में कै परसेंट यादवों का उन्होंने काम किया? 10%, 20%, 80% तो इसे मार खा रहा है। 80% अनावश्यक परेशान है। 80% ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको कौन सा रास्ता सही है। ये 20% वाले नचा रहे हैं, 20% वाले परेशान कर रहे हैं, 80% वाले तो एक पैसे का लाभ पा ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब समय की मांग है कि मतलब जात के आधार पर वोटिंग हुई है, जात के आधार पर जीत गए, और अब तो उनको जो करना करेंगे जनता। अब तो साल भर 6 महीना खुद ही समझेगी। अब दिनेश लाल यादव की तरीके से मिलना तो मुश्किल है। दिनेश लाल यादव अगर सांसद थे यहाँ, तो कुछ लोगों को रोजगार अपने फैशन के हिसाब से दिए, तो उनका जो फैशन है। इसके बाद हर व्यक्ति से मिलना, मृदुल भाषा में बात करना, आवश्यकता अनुसार हर क्षेत्र में जाना, अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी लोगों से मिलना जुलना जाना था उनका। और काफ़ी काम आजमगढ़ शहर के अंदर हुआ, बाहर भी हुआ। लेकिन अब लोगों को यह लगता है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं वही सच्चे को झूठा कहते हैं। मोदी जी सही बोलते हैं तो मोदी जी को सब कहते हैं कि ये झूठे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है झूठे यही हैं। झूठ बोल करके सत्ता में आना कि संविधान बदल देंगे। अरे भाजपा क्या कोई भी सत्ता आएगी, संविधान बदलने की हैसियत नहीं। 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, संविधान बदल देगा कोई? किसी को अधिकार ही नहीं। लेकिन अनावश्यक बात ये लोग करते हैं। आरक्षण बदलने की बात, आरक्षण तो ऑलरेडी जो है समयबद्ध तरीके से है, उसकी समीक्षा होती है। जो लोग आरक्षण के योग्य नहीं हैं उनको तो कायदे से आरक्षण से खुद मुक्त अलग हो जाना चाहिए। जो लोग वोट को जो नहीं मिलने वाला उसे रोकते हैं या खरीदते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करने वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए ये लोग ऐसा बराबर करते हैं। जैसा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, लोग बोलते हैं कि बीजेपी इस वर्ष नहीं आई क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब निरस्त होते जा रहे हैं। यहाँ के युवा लोगों का कहना है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे युवा अगर पढ़ा लिखा है तो ऐसी बात कहना ही नहीं। प्रतिभा को कोई छुपा नहीं सकता है, प्रतिभा हमेशा आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं कि निरस्त हो जा रहा है। निरस्त क्यों हो जा रहा है? भर्ती लेने वाले कौन लोग हैं? भर्ती लेने वाले तो वही लोग हैं जो घूस के बल पे नौकरी पाए। उनकी आदत बन चुकी है, वो अपनी आदत से हट नहीं रहे हैं। और 10 साल में कोई नई जनरेशन नहीं तैयार हो जाती। नई जनरेशन तैयार होने के लिए, वोटर बनने के लिए भी 18 साल, एक बच्चा आज पैदा होगा तो 18 साल में वह वोटर बनेगा। इसके बाद वो 25 साल में चुनाव लड़ता है, 21 साल में प्रधानी का चुनाव लड़ता है। लाभ ना हो, ये हर जगह लगे रहते हैं कि अगर इनका लाभ होगा, ये पढ़ लिख लेंगे, इनका उत्थान होगा, तो ये हमारी बात को नहीं मानेंगे, फिर हम सत्ता में नहीं रहेंगे। और सत्ता में नहीं रहेंगे तो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जो लोग हमारे लिए बूथ पर मार करते हैं, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो लोग वोट को जो नहीं मिलने वाला उसे रोकते हैं या खरीदते हैं। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए ये लोग ऐसा बराबर करते हैं। जैसा कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, लोग बोलते हैं कि बीजेपी इस वर्ष नहीं आई क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब निरस्त होते जा रहे हैं। यहाँ के युवा लोगों का कहना है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे युवा अगर पढ़ा लिखा है तो ऐसी बात कहना ही नहीं। प्रतिभा को कोई छुपा नहीं सकता है, प्रतिभा हमेशा आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं कि निरस्त हो जा रहा है। निरस्त क्यों हो जा रहा है? भर्ती लेने वाले कौन लोग हैं? भर्ती लेने वाले तो वही लोग हैं जो घूस के बल पे नौकरी पाए। उनकी आदत बन चुकी है, वो अपनी आदत से हट नहीं रहे हैं। और 10 साल में कोई नई जनरेशन नहीं तैयार हो जाती। नई जनरेशन तैयार होने के लिए, वोटर बनने के लिए भी 18 साल, एक बच्चा आज पैदा होगा
तो 18 साल में वो वोटर बनेगा। इसके बाद वो 25 साल में चुनाव लड़ता। कई पूरी दुनिया जानती, हल्ला मचती थी, लोग कहते थे कि माननीय शिवपाल यादव जी को इस्तीफा दो। और IPS रैंक का अधिकारी इस्तीफा देता है, उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है और उनकी लिस्ट के आधार पर एक वर्ग विशेष को भर देना, ये कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा तो यही है अगर किसी ने गलती किया तो उसको दंड दिया जाए और परीक्षा को निरस्त किया। जोगी जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, जोगी जी जैसा ऐसा व्यक्ति जो यह बराबर कहता रहा हो कि हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं और बिना जात पात के उन्होंने काम किया। हर किसी के काम करने के लिए बराबर वो निर्देश देते हैं। लेकिन कुछ जो सड़क पर टहलने वाले हर समाज के लोग होते हैं, वो किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, जबकि काम करने वाला व्यक्ति हमेशा काम करता है। जोगी जी काम कर रहे हैं, जोगी जी अच्छे हैं, जोगी जी फिर आएंगे और इस चीज़ को लोग एहसास कर रहे हैं। और समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। लोग कहते हैं कि हमने मोदी जी को रोक दिया। मोदी जी को कहाँ रोक दिया? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। पहले से उनका अलायंस था, उनका पहले का अलायंस बहुमत में आया है। उनकी सीटें कम हुई तो जहाँ सीटें कम हुई वहाँ उनका वोट कहाँ कम हुआ? वोट तो उनका कम नहीं हुआ। जैसा कि अभी यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीती तो सपा वालों का यही मत था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में कुछ है। अभी इन लोग जीत गए तो ऐसा ईवीएम में नहीं गड़बड़ी है। ईवीएम के विषय में समाजवादी प्रवक्ता तो अब की बार कुछ बोले ही नहीं क्योंकि चुनाव जीत रहे थे। ईवीएम की बात ये लोग ये कहते इसलिए है कि क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग भ्रम में पड़े हैं और इन लोगों को यह समझ में आए कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, ईवीएम खराब हो सकती है, यह बता करके लूट लेंगे तो भ्रम में पैदा होगा। जब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो इनको वोटिंग करेगा क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। जबकि ये बैलेट पेपर की मांग इसलिए करते हैं, जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो तमाम समाज के लोग जहाँ कमजोर वहाँ पर ये लोग वोट नहीं डालने देते। बूथ पर काबिज होकर बैलेट पेपर को ठक मार करके आधे घंटे के अंदर बूथ पर वोट भर देते थे। इसीलिए लोग बैलेट पेपर की मांग करते हैं कि हम अपनी गुंडई के अनुसार बैलेट पेपर से वोट भर लेंगे। आज भी ईवीएम में भी अगल बगल हमारे एक गांव ऐसे हैं जहां पर गरीब आदमी वोट नहीं डाल पाता है। इसीलिए ये लोग ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं जब हारते हैं। जब जीतते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और झूठ बोलकर जो झूठा होता है पहले दूसरे को झूठा बनाता है। ठीक है, धन्यवाद नेताजी। जैसा कि हम बिस्टारा ग्राम सभा में उपस्थित थे और हमने नेताजी से बातचीत किया, इन्होंने अपना विचार रखा जनता के हित के लिए, प्रधानमंत्री जी के हित के लिए।